मानव समाचार, मानवता के हक में। वेलकम टू मानव समाचार। दोस्तों, मानव समाचार में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से तारुफ करवाना चाह रहे हैं जिस दौर में इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, बेटा बाप का नहीं, बाप बेटे का नहीं हो रहा है, उसके बावजूद आज हमारे बीच ऐसे शख्स मौजूद है जो देखते नहीं है कि सामने जो पड़ी हुई बॉडी किसकी है, लाश किसकी है। अनजाना शख्स रहता है, चाहे मरीज हो, बूढ़ा आदमी हो, हर एक के लिए वो अपनी जान निछावर करते हैं। हम बात कर रहे हैं मालेगांव शहर के शफीक एंटी करप्शन साहब की। शफीक भाई, जैसे कि हम आपकी वीडियो गुज़िश्ता दिनों देख रहे थे, फेसबुक पे आपने एक वीडियो डाली। आज समाज में ये बात होती है कि हमें बाप का मर्तबा सिखाया गया, हमारी अखलाकी गिरावट इतनी ज़्यादा पैदा होती जा रही है हमारे समाज में। हमने देखा कि आप पिछले महीने में आपने बताया कि 6 बॉडियाँ इस तरीके से आपको मिली जो औलाद बाप को लावारिस छोड़ दिए। तो इसके ऊपर आप थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे आज के समाज के ताल्लुक़ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि परवरदिगार ने मुझे और हमारे मालेगांव शहर के अंदर जो भी सोशल वर्कर है उन लोगों को खिदमत के लिए चुना। बेपनाह शुक्र है अल्लाह का और करम है परवरदिगार का। बड़ी खुशी होती है मुझे अपने आप पर भी कि अल्लाह पाक ने इस काम के लिए मुझे चुना है। मालेगांव शहर के अंदर अभी जिस तरीके से आपने मुझे कहा कि गुज़िश्ता एक महीने में 6 बॉडी नहीं बल्कि 2 बॉडी मिली है जो लावारिस थी और उनका कोई पुरसान हाल नहीं था। तो एक को तो शमशान भूमि में ले जाकर दफना दिए उनके धर्म के हिसाब से और दूसरे को लाकर कब्रिस्तान में दफना दिया। हम बॉडी के अलावा जो आपकी जो बातें करना चाह रहा था मैं, मेरा जो सवाल आपको मैं शायद ये पूछना चाह रहा था मैं यहाँ पे कि हमने भी आपकी फेसबुक पे एक वीडियो देखी है कि आप एक बूढ़े ज़ईफ़ आदमी को जो अपने इलाज के लिए परेशान है, औलाद ने छोड़ दिया, आपने उनको फ़ोन भी किया, 2 लड़के आपने उसमें जिक्र किया है आपकी वीडियो में, उसके ऊपर थोड़ा हम रोशनी डालना चाहते थे। वो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तो अभी एक महीने में 6 लोगों के मामलात आए हैं। हाँ जी। लेकिन मैं जब से सोशल फील्ड के अंदर उतरा हूँ तो ये मेरी खामोश खिदमत है। मैंने अभी तक इसको फेसबुक पर डालना या व्हाट्सएप पर डालना मुनासिब नहीं समझा था कि हमारे मज़हब में हमको ये सिखाया गया है कि माँ बाप की इज़्ज़त करो। जी जी। और कहीं ना कहीं अगर मैं इसको शुरू से फेसबुक पे डालता या व्हाट्सएप पे डालता तो ये मामलात बहुत सारे लोगों में आया होते, लोगों के सामने आते। तो मैं नहीं चाह रहा था कि इसके अंदर कौम की बदनामी हो, मालेगांव शहर की बदनामी हो। लेकिन अभी जिस तरीके से एक महीने में ये 6 मामलात मेरे सामने आए हैं तो मुझे बालते मजबूरी ये डालना पड़ा कि अब हमारी कौम को जागरूक करना ज़रूरी है, उनको जगाना ज़रूरी है। थोड़ा अगर आप मुख्तसर में सिर्फ मामलात की तफसील ऐसी है कि पर 3 रोज़ पहले मेरे को फ़ोन आया नए इस्लामपुरे से कि एक बुज़ुर्ग हजरत है, यहाँ पर पड़े हैं, ज़ईफ़ हैं और यहाँ पे पड़े हैं, तो आप आओ ज़रा आकर देख लो, क्योंकि आपने इससे पहले जो वीडियोस वगैरह घूमी थी तो वो कहीं ना कहीं वो नौजवानों ने देखा था और देखने के बाद मुझे फ़ोन किया। तो मैं वहाँ पर जब गया तो जाने के बाद वो बड़े मियाँ एक पायरी के ऊपर लेटे हुए थे, बात कर रहे थे। मैं उनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे दोनों पैर की आगे हड्डियाँ, जिनको हम कुल्ले की हड्डी बोलते हैं, ये ख़राब हो गई है और मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, इसका तो इलाज इंशाल्लाह सिविल हॉस्पिटल में हो जाता है, तो हम जाकर आपका इलाज करवाएंगे। तो आप एक काम करो, आपके घर का एड्रेस दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मैं घर का एड्रेस नहीं दूंगा। तो क्यों नहीं देंगे? बोला कि मेरे बच्चे से मुझे डर लगती है, वो ज़्यादा गुस्वर है, मुझे डर लगती है। तो बोला ये ऐसा नहीं चलेगा, आप नंबर दे दो, मैं फ़ोन पे बात करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मुझे नंबर याद नहीं है। फिर मैंने उनके लड़के का एड्रेस निकाला, उनके घर गया। ये सिविल हॉस्पिटल ले जाने से पहले की बात मैं आपको बता रहा। तो जिस वक्त मैं उनके लड़के के घर पे गया तो लड़का घर पर था नहीं। मैंने बाजू में एक घर में आवाज़ लगाई और पूछा तो उन्होंने कहा कि है नहीं, कहीं गया है। फिर उसके बाद मेरे को रेगुलर 2 दिन उनके फ़ोन आते रहे
फिर मैं उनके पास एक मर्तबा गया बड़े मियाँ के पास, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो मुझे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे। पहले मैंने उनको सिविल हॉस्पिटल में इसलिए नहीं एडमिट करवाया क्योंकि वहाँ एडमिट करवाओ तो वहाँ अननोन पेशेंट बोल के एडमिट करवाना पड़ता है और वो पुलिस को मालूमात देना पड़ती है। जब पुलिस को मालूमात जाती है तो पुलिस उनके घर वालों के ऊपर केस बना देती है। गवर्नमेंट का एक कानून है, अगर अब किसी ने अपने माँ बाप को रोड पर छोड़ दिया तो एक कायदा ऐसा है, कानून ऐसा है कि वो उनके जो घर वाले उनके ऊपर केस बनता है। तो मेरे को ये डर लग रही थी कि यार मैं इनको अगर अननोन बोल के एडमिट करवाऊंगा तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों को पुलिस अंदर कर देगी। तो उनको मैं बोला कि ठीक है। फिर मैं 108 पे एक फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद मैं उनको बोला कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं आता हूँ। तो मैं जिस वक्त ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के गया वहाँ पर तो उनकी लड़की आकर बैठी थी बॉडी के पास, मतलब नहीं वो हयात थे, जिंदा थे। तो उनके पास उनकी बच्ची आकर बैठी और बच्ची बेतासर रो रही थी। मुझे हैरत हुई। मैंने उससे पूछा कि भाई कौन है तेरे? तो बोले मेरे वालिद साहब है। तो बेटा इनको घर लेकर चली जाती। तो बोले कि मेरे घर में खुद 4 बच्चे और मैं गरीब हूँ, मैं ससुराल में रहती हूँ, तो मेरे घर में रखने के लिए जगह नहीं है। मैं कहा बेटे कितने बताए आपने? 2 बेटे, मैं नाम तो नहीं बता सकता उनका। ठीक है। तो मैं मेरे ससुराल में नहीं रख सकती उनको। बोले ठीक है, हम एक वीडियो बनाते तुम्हारे ऊपर, कम से कम तुम्हारे भाइयों के बारे में अगर ये बात लोगों तक जाएगी तो तुम्हारे भाइयों को लगेगा और कोई ना कोई तुम्हारे भाई लोगों को बोलेगा। तो वो बहन ने बोली कि मत बनाओ भैया, मेरे भाई की इज्जत है, हमको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे भाई की इज्जत जाएगी, हमारी इज्जत जाएगी, हमारी जाएगी, मेरे बाप की इज्जत जाएगी। तो उसने मुझे मना कर दिया। मना करने के बाद फिर मैं 108 गाड़ी बुलाया। बुलाने के बाद मैं सिविल हॉस्पिटल में उनको ले जाके एडमिट किया। तो वो दर्द से इतना तड़प रहे थे और रो भी रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे अपने मालेगांव शहर में इस तरीके के वाक़यात हो रहे हैं। काफ़ी दर्द भरे वाक़यात काफ़ी दर्द भरे वाक़यात हो रहे हैं। उससे पहले एक 4-5 रोज़ पहले भी एक वाक़या हुआ सईद अब्दुल हमीद रोड के ऊपर, पेट्रोल पंप के पास। एक बड़े मियाँ काफ़ी दिनों से कमज़ोर हालत के अंदर, उन्होंने 4 दिन से खाना नहीं खाया था। एक बिस्किट का पूड़ा उनके पास रखा हुआ था। वो बिस्किट खाना चाहते थे लेकिन कोई उनको बिस्किट देने वाला नहीं था। मैंने उनको वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया। रात में तो मैं जा नहीं पाया। रात में 2 बजे मुझे फ़ोन आया था और मैं बाहर था। बोला कि सुबह मैं जैसे ही मालेगांव पहुँचूँगा तो सबसे पहले वहीं आऊँगा। वहाँ जब जाकर देखा मैं तो बड़े मियाँ की ये कंडीशन नहीं थी कि यार वो बिस्किट उठाकर खा ले या पानी खुद से लेकर पी ले। जिस वक्त हम लोगों ने उनको व्हाट्सएप पे डाला तो उनके घर वाले रात में 2 बजे वहाँ पर आए। तो इस तरीके से अगर ये मस्जिदों मीनारों का शहर है, यहाँ पर इल्म इंसान के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इतने आलिम दीन यहाँ पर, बड़े बड़े आलिम दीन इस शहर से निकले हैं। अगर इस शहर में इस तरीके की वाक़यात अगर होने लगे तो कहीं ना कहीं हमारे शहर का नाम हम अक्सर आपकी एक बातें देखी हमने, आप व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए ऑडियो मैसेज रिलीज़ करते हो, वीडियो रिलीज़ करते हो, तो देखने के बाद हमारे दिल से भी ऐसे मतलब बदन पे कांटे आने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप उस बॉडी के आप कैसे इतनी हिम्मत आप जुटाते हो कि उस बॉडी को आप उठा के हॉस्पिटल लेके जाना, ये करना। आज औलाद अपने बाप का करने को तैयार नहीं हो रही। आप जिस तरीके से कहानी सुना रहे हो तो ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से पैदा हुआ है और आप कैसे कर लेते हो इतना सब? जिस वक्त मेरे हालात ख़राब थे तो उस वक्त मैं भी कहीं ना कहीं डरा करता था इस सब चीज़ों से। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में जब मेरा आना जाना शुरू हुआ और मैं लोगों की परेशानी देखा तो देखने के बाद मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखा और वो देखने के बाद अल्लाह से दुआ किया कि परवरदिगार तेरा एहसान है कि तूने हमको इस हाल में नहीं रखा। अगर किसी का हाथ टूटा हुआ देख लो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार इसका तो हाथ टूटा हुआ है, मेरा हाथ तो दोनों तूने सही सलामत रखा है। अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि तू मेरे को और मेरी उम्मत को सही सलामत रख। और जिस वक्त बॉडी देखो तो देखने के बाद आदमी खाना नहीं खा पाता है, पानी नहीं पी पाता है। लेकिन मैंने जिस वक्त से अल्लाह से दुआ करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं मेरे परवरदिगार ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी कि मैंने कई बॉडियों के ऐसे रोड के ऊपर से अगर कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को तो हाथी से उनके जो चिथड़े पड़े हुए रहते हैं, चाहे भेजा बोलो या हड्डी बोलो, हमने कई वीडियोस हमारे पास है, हमने हाथों से उठाकर उन लोगों को थैली में भरा है और थैली में भरकर उनको पीएम रूम तक लेकर गए। हिम्मत अल्लाह की तरफ से मिली। दोस्तों
जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे शफीक एंटी करप्शन साहब से, इन्होंने हमें ये बताया, हम भी इनसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये सोशल वर्किंग का जज्बा इनके अंदर कहाँ से आया। उससे पहले हम इनके थोड़ा पर्सनल बातें पे जानना चाहेंगे। आपके नाम के साथ एंटी करप्शन कब से लगे? मेरे नाम के साथ एंटी करप्शन 2009 में लगाए। क्या वजह रही है? ये वजह ऐसी थी कि मैं जिस वक्त गाड़ियों का धंधा करता था, गाड़ी लेकर बॉम्बे से लेता था और लेकर उसको बेच देता था। तो मैं बॉम्बे के लिए जा रहा था, मेरे साथ मेरे दोस्त थे और काफ़ी पैसा हमारे पास था। हम लोग वहाँ से गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए जा रहे थे। तो हम लोग लोकल ट्रेन का सफ़र करते थे, इधर से लोकल से जाते थे और उधर से गाड़ियाँ लेके आते थे। तो एक हमारे महाराष्ट्र के जो अभी अध्यक्ष है सैयद साबिर साहब, औरंगाबाद के रहने वाले हो, तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई वहाँ पे ट्रेन में। तो उनको मैंने सीट दे दिया बैठने के लिए कि आप ज़्यादा उम्र के लगते हो, आप बैठ जाओ, मैं खड़े हो जाता हूँ। तो वो बैठ गए। बैठने के बाद उनको अच्छा लगा कि इस तरीके से किसी ने उनकी वहाँ बैठने में मदद की। तो रास्ते में बस चलते चलते बातें होने लगी और कहीं पर उनको रुका कर उनका इस्तकबाल किया गया 2-3 जगह। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उम्रा के लिए जा रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं उम्रा के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं एक ऐसी NGOs चलाता हूँ और NGOs का मैं अध्यक्ष हूँ। तो जो मेरे कार्यकर्ता लोग हैं, जो मेरे वर्कर लोग हैं, वो मुझे आते और हर जहाँ भी ट्रेन रुकती थी तो लोग उनको आकर वो करते थे। तो मैं रास्ते से चला गया, बस उनसे नंबर ले लिया, बोला कि मुझे भी इंटरेस्ट है आपके साथ काम करने में, NGOs से जुड़ने में। NGO का नाम बताना। तो वो NGOs का नाम था भ्रष्टाचार निर्मूलन अभियान, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी करप्शन सोशल मूवमेंट। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, वो सोसाइटी का यहाँ भी कयाम है मालेगांव में? हाँ, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं उनका कार्ड वगैरह लिया और बोला कि मैं आपके साथ जुड़ूंगा, जुड़कर काम करना मुझे इंटरेस्ट है आपके साथ। लेकिन वो चले गए बॉम्बे और मैं भी आने के बाद गाड़ियाँ लेके आया, मैं भी भूल गया। हमारा पैसा एक जगह औरंगाबाद के अंदर एक बंदे ने कुछ 5-1 लाख रुपया उस वक्त गाड़ियों का पैसा हमारा उसने ले लिया था। हमको बोला कि आप उधर से पैसा लगा दो बैंक से, मैं इधर से आपको गाड़ी भेज दूँगा। तो हम लोगों ने पैसा लगाया, लेकिन वो बंदा हमारा पैसा लेकर भाग गया। तो मुझे याद आया कि औरंगाबाद में ऐसे ऐसे एक साहब मिले थे, अपनों को हो सकता है वो मदद करेंगे। तो हम उनके पास गए, मेरे दोस्त एजाज भाई और मैं, हम लोग दोनों जब वहाँ पर गए तो जाने के बाद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैसा निकाल के दिया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो एक ऐसे आदमी से अपनी मुलाकात हुई है, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं इनके साथ जुड़कर हम भी हमारी कौम के मसाइल इसी तरीके से हल करने की कोशिश करें। तो बस उसी टाइम में मैं उनसे NGOs से मैंने उनको जो मेरे डॉक्यूमेंट थे वो दिया। उन्होंने मुझे एक मेंबर बोल के उस वक्त ज्वाइन किया था 2009 में, 2010 में। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके अंदर महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। और उसके बाद इसमें चलते ऐसे हम लोगों को नॉलेज बढ़ता गया कि कई ट्राइब भी हम लोगों ने जो रिश्वतखोरी के मामलात होते हैं, ये तो हमारे अंडर में नहीं आता है, लेकिन सपोर्ट की एक तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे मेरे नाम के आगे भ्रष्टाचार की जगह एंटी करप्शन, उसको इंग्लिश में एंटी करप्शन बोलते हैं भ्रष्टाचार को, तो एंटी करप्शन जुड़ा। और जुड़ने के बाद हम लोगों ने कई मरतबा ऐसे लोगों ने मदद मांगी हमसे आके कि फला ऑफिसर हमसे इतना पैसा मांग रहा है। तो हमने उसके अंदर उन लोगों को ले जाके जो एंटी करप्शन ब्यूरो है नासिक के अंदर बोलो, धुलिया में बोलो या जलगांव में बोलो, तो इन लोगों से हम लोगों ने उनका कांटेक्ट करवाया और कांटेक्ट कराने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के लोगों ने उसके ऊपर ट्राइप करवाया। तो बहुत से लोगों ने मुझे वहाँ से मेरा नाम एंटी करप्शन रखा और तो उसी नाम से मुझे जानने लगे। जो आज एक हादसा हुआ है मालेगांव शहर में, एक सोशल वर्कर के साथ ये मामला आया है। आप एक NGO मालेगांव में, आपका भी एक प्लेटफॉर्म है, NGO है, आप इस चीज़ को रोकना चाह रहे हो, आप भी एक सोशल वर्किंग करते हो, आपकी एक खिदमत रही है मालेगांव शहर के लिए, और एक मालेगांव शहर के सोशल वर्कर आज एंटी करप्शन के मामले में पुलिस के हाथ में आते हैं, तो इस पे आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? जो सोशल वर्कर का नाम ले रहे हैं आप, अभी तो मेरे जहन में नहीं है वो कौन बंदा है, क्या है, मुझे उसके बारे में मालूमात नहीं है। लेकिन मैं मालेगांव के सोशल वर्करों से मेरे तरफ से अपना एक पैगाम आप लोगों को देना चाहूँगा कि जितने भी मालेगांव शहर के अंदर सोशल वर्कर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदारा हमारी कौम में बहुत काम पड़े हुए हैं, हर तरीके के काम। हमारी कौम के अंदर तालीम की कमी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में अभी तालीम के बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं, जाग रहे हैं। लेकिन
जहाँ पे भी आप जाओगे हर डिपार्टमेंट के अंदर कहीं ना कहीं हमारे को मायूसी का सामना करना पड़ता है। चाहे कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट बोलो या प्रांत ऑफिस बोलो, कलेक्टर ऑफिस बोलो, सिविल हॉस्पिटल बोलो, कहीं भी हमारी कौम को वो चीज़ समझती नहीं है कि कौन से ऑफिसर से कैसे जाकर मिलना है, किससे कैसे बात करना है, किससे कैसे काम लेना है। तो ये चीज़ बाखूबी सोशल वर्कर जानते हैं। तो सोशल वर्करों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ मालेगांव शहर के कि अगर हम 10 लोग हैं तो हम चाहें कि हमारे साथ 25 लोगों को ज्वाइन करें। हफ्ते में 2 दिन बोलो या रोज़ 2 घंटा बोलो, ये वक्त हम हमारा काम कारोबार करके ये वक्त निकाले और निकालने के बाद हम हमारी कौम की भी और हमारे बिरादरान वतन की भी दोनों की मदद हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि वो लोग भी जब खेड़े पाड़े से अगर मालेगांव में आते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सिविल हॉस्पिटल में मैं रह के देखा हूँ, सिविल के अंदर उन लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमारी कौम को भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब हमारे अपने सोशल वर्कर अगर सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए मदद भेज दिया और उनका काम इस तरीके से हो जाता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो पैसे के पीछे ना दौड़ते हुए लोगों की खिदमत पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि अभी दोस्तों ये शफीक एंटी करप्शन साहब हमें बता रहे थे कि इनकी जो खिदमत रही है, ये एक 4 व्हीलर का धंधा करते हुए एक शोबे से जुड़े, एक NGO से जुड़े, आवाम की खिदमत का जज्बा पैदा शुरू से ही इन्होंने जो बताया कि इनके अंदर शुरू से ही जज्बा था और ये हेल्थ में, सिविल हॉस्पिटल में और दीगर बॉडीज़ वगैरह के ताल्लुक से ये सब बातें बताई है। तो शफीक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और कोई सामाजिक खिदमत रही है आपकी? इसके अलावा मैं हर फील्ड पे काम कर चुका हूँ। पहले जैसे हम लोग जो NGOs के अंदर जुड़े थे तो वो NGOs के अंदर हम लोगों ने 8000 लाइसेंस बना के दिए अभी तक। किस चीज़ का लाइसेंस? ये 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर के लाइसेंस हमने 8000 और ऑन रिकॉर्ड अभी आपका चल रहा है? अच्छा, अभी बंद है, लेकिन मैंने ऑन रिकॉर्ड उतने लाइसेंस बना के दिया हूँ जिनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं और लोगों ने हमसे जो फ़ायदा उठाया है। हमने गवर्नमेंट फीस के अंदर जैसे RTO एजेंट लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो रोटी रोजी का मामला है वो तो उनकी फीस लेंगे, लेकिन हम लोगों ने 250 रुपये के अंदर, 230 रुपये के अंदर, तकरीबन 230 रुपये में, 30 रुपये में उस वक्त लर्निंग बनता था और 210 रुपये के अंदर पक्का लाइसेंस बन गया। शफीक जी, आप जैसे ये बता रहे हो कि आपकी ये भी एक खिदमत रही है कि आपने गवर्नमेंट फीस में, मगर आज देखा जा रहा है आधार के नाम पे, इलेक्शन वोटर ID कार्ड के नाम पे और फिर डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट और अलग अलग डॉक्यूमेंट जो बनाए जा रहे हैं सरकारी पेपर, तो उसके ऊपर आप पैसा इतना ज़्यादा लिया जा रहा है, आवाम को लूटा जा रहा है। तो इसके अंदर आप कोई कदम नहीं रखना चाहते हो इस फील्ड में, या आवाम को कोई मशवरा देना चाहते हो इसके ताल्लुक से? मैंने हर फील्ड के ऊपर काम किया है। जिस वक्त अगर हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे सोशल वर्कर अगर शहर में आकर काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो आवाम में उनका नाम चलना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं लीडरों को तकलीफ होती है। तो लीडर उसको इस तरीके से बदनाम करते हैं ना, तो जो लीडर के मानने वाले रहते हैं, जो सच्चाई वो बोल रहा हूँ मैं, लीडर के मानने वाले ऐसे रहते हैं कि लीडर की निकली हुई बात वो एकदम ऐसा सच समझ लेते। जबकि हमारे मजहब में हमको बोला गया है कि जब तक कि तुम आंख से देख ना लो उसके ऊपर अमल मत करो। मैंने हर फील्ड पे काम किया। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर लोगों की मदद की कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग जाकर परेशान होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ होती थी कि यार इस तरीके की बातें वो लोग मेरे ताल्लुक से घुमाते थे। लेकिन वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, इज्जत का देने वाला भी अल्लाह ताला है और जिल्लत का देने वाला भी अल्लाह ताला है। कोई किसी की कोई औकात नहीं है कि वो किसी को बदनाम कर दे और किसी की कोई औकात नहीं है कि वो किसी की जान ले ले। देना रब के हाथ में है और लेना भी रब के हाथ में। तो कोई ये ना समझे कि तू दुनिया के अंदर आया है तो तू बहुत ज़्यादा दिन तक जिएगा। फिरौन नहीं जिया, फिरौन की हुकूमत नहीं रही, तो तुम्हारी हमारी कहाँ से रहेगी? तो मेरा सोशल वर्करों से यही बोलना है कि सोशल वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करने में लगे, ना कि वो पैसे के बलबूते पे। देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलता हूँ कि आज तक इतने दिन से काम कर रहा हूँ, दुश्मन हज़ारों लगे हमारे पीछे, लेकिन वो अभी तक ये नहीं देख पाए कि ये फला आदमी से इसने इतना पैसा लिया है और इसने ये पैसा लेकर काम कराए। नहीं तो ये मालेगांव शहर के अंदर तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि राई का पहाड़ बनाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। मैं बोलता हूँ जिस वक्त हमारे गवर्नमेंट ने, अभी जो गवर्नमेंट है, इसने गैस सिलेंडर बांटे, जी जी, उज्ज्वला के नाम पे, उज्ज्वला के नाम पे, हमने इनसे पहले जो सरकारी रेट में रहते थे ना, ऐसे हम लोगों ने 25,000 घरों के अंदर सिलेंडर दिए मालेगांव में और मालेगांव के तालुके में। वो भी मेरे पास रिकॉर्ड में आज भी। जैसे आप इतनी बातें आपने बताई आज हमारे स्टूडियो में आके, और ये सब बातें आपने बताई है, आप
काफ़ी कम वक्त में, अगर बोला जाए अब 2009 से अभी 2020 में काफ़ी कम वक्त में आपने इतनी बड़ी कामयाबी, अवामी मकबूलियत पा ली है। तो हमारा आपसे यही एक सवाल है, अभी आखिरी सवाल हम लेंगे आपसे कि मालेगांव शहर की आवाम, सियासी लीडरान और मालेगांव शहर के जो उलमा हैं, आज समाज में जो अखलाकी गिरावट पैदा हो रही है, अखलाकी जो गिरावट पैदा हो रही है, इसके ताल्लुक से आप थोड़ा क्या चाहेंगे सपोर्ट आवाम का, सियासी रहनुमाओं का और हमारे उलमा कराम का? पहली बात तो सियासत करना मेरा मकसद नहीं है, मुझे शुरू से जज्बा है खिदमत खल्क करने का। नहीं, आप आवाम से, मैं वही आपको बताना वही चाह रहा हूँ मैं, कि मेरा मकसद सियासत करना नहीं है। मेरे को शुरू से शौक है खिदमत खल्क करने का, और खिदमत खल्क आखिरी तक इंशाल्लाह करता रहूँगा। रही बात आपकी कि मैं आवाम को, सियासी लीडरान को या हमारे उलमाए किराम को ये बताना, ये मैं तो, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं उनको एडवाइस दूँ या आइडिया दूँ उनको मैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, एक गुजारिश उनसे करना चाहूँगा कि मालेगांव शहर के अंदर अभी जिस तरीके से अखलाकी गिरावट आ रही है, जैसे बाप को लोग रोड पर, सड़क पर छोड़ दे रहे हैं, बूढ़ी माँ को छोड़ दे रहे हैं। अभी इस महीने के 6 वाकयात जो है ये हमारे सामने आए है ना, लेकिन अनगिनत लोग। आज का वाकया मैं आपको बताता हूँ, मैं फजर की नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ने के बाद अक्सरियत से मैं कब्रिस्तान जाता हूँ सुबह। तो मैं कब्रिस्तान गया तो एक तकरीबन 85 साल की उनकी उम्र थी हजरत की, और वो वजू खाने के पास बैठे हुए थे अकेले। तो मेरी आदत है, मैं कहीं भी ऐसे बुजुर्गों को देखता हूँ तो उनसे जाकर मैं सलाम कलाम करके उनसे 2 मिनट बात करने के लिए रुक जाता हूँ, क्योंकि उलमा ने सिखाया है कि अपने से बड़ों की सोबत में रहोगे तो कुछ पाओगे, अच्छा पाओगे। तो मैं उनसे जाकर सलाम दुआ किया और उनसे किया, बाबा खैरियत से हो, नमाज हो गई? बोले हाँ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। बाबा कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं घूमते फिरते रहता हूँ और यहाँ कब्रिस्तान सुबह फजर पढ़ के कब्रिस्तान के अंदर आता हूँ। तो उनसे पूछा मैं बच्चे नहीं है तुम्हारे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे 2 बेटे थे और वो दोनों बेटों का इंतकाल हो गया, एक बेटी थी, एक बेटी का भी इंतकाल हो गया। आपकी जो मिसेस है वो कहा कि उनका भी इंतकाल हो गया, बेटा मैं अकेला हूँ। उनकी सफ़ेद दाढ़ी है, शायद आप कभी आपका ऐशा नगर कब्रिस्तान जाना हो तो आपको फजर के बाद मिल जाएंगे। 85 साल की उम्र है उनकी, घर भी नहीं है बेटा बोले मेरा, मैं इसी तरीके से भटकते रहता हूँ। तो अभी तक जो हम लोगों को मिले, मेरा बताने का मकसद ये है कि अभी तक जो लोग मिले हम लोगों को, तो ये पड़े हुए थे, कहीं ना कहीं ये बीमार थे, अलील थे। जी। तो लोगों ने देखा, आजू बाजू वालों ने, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आपने इसलिए मदद, हाँ इसलिए हम वहाँ पहुँच गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हमारे शहर के अंदर जो पैदल चलते हैं, जैसे कोई ज़्यादा उम्र के लोग, लेडीज़ बोलो या जेंट्स बोलो, जो पैदल चलते हैं और उनको इतनी सारी दुश्वारियाँ हैं, उनको घर नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, या बच्चे है भी तो बच्चों ने छोड़ दिए, लेकिन वो दिन भर भटकते रहते हैं, तो उनका दर्द कौन समझेगा? उनको कौन जानेगा कि यार इनको कुछ तकलीफ है? तो हमारे उलमाए किराम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपनी मस्जिदों के अंदर, कोई भी मसलक का हो, वो अपनी मस्जिदों के अंदर, अपने बयानों के अंदर, लोगों के अंदर बोलकर आप खिदमत खल्क का जज्बा पैदा करो। हमारे अंदर बोला गया है कि खिदमत खल्क करने से अल्लाह मिलता है। नमाज पढ़ोगे आपको नेकी मिलेगी, हज करोगे आपको नेकी मिलेगी, आप रोजे रखोगे आपको नेकी मिलेगी, लेकिन आप अगर खिदमत खल्क किए ना तो उसकी जज़ा सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं। खिदमत खल्क करोगे तो अल्लाह मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों के अंदर इस चीज़ की कमी है, खिदमत खल्क की। हमारे अपने लोग अभी अक्सर आप जैसे जो बातें बता रहे हैं, इसी से जो हम एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि आपने अब तक की जो खिदमत की है, तो हर एक आदमी की एक ख्वाहिश रहती है कि हम कोई खिदमत कर रहे हैं तो हमें कहीं से इजाज़त मिले। तो आपको अभी तक के कितने अवार्ड और इजाज़त मिल चुके हैं? 204 अवार्ड्स आपको मिले, जिसमें ज़्यादा गवर्नमेंट के अवार्ड्स आपको मिले। मुझे मालेगांव वाले ना बहुत कम जानते हैं। शफीक जी, हम इसमें आपको एक सवाल, और जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट के अवार्ड, तो कहीं ना कहीं क्या गवर्नमेंट से आपको कोई मदद भी मिलती है? नहीं, मदद तो नहीं मिली है, लेकिन जो एजाज़ मिल गए वही मेरे लिए एजाज़ है। जी जी। क्योंकि 204 जो है मेरे पास सर्टिफिकेट वगैरह सब है, मैं आपको बता सकता हूँ वो, और बाकायदा गवर्नमेंट के। इंशाल्लाह आपका जो एजाज़ का है, हम उसके लिए एक स्पेशल एपिसोड हम रखेंगे आपके लिए, बाकायदा हम आपका जो स्टोरी कवर करेंगे इंशाल्लाह उस टॉपिक पे। अभी हम आपसे यही कि आपने अब तक की कितनी लाशें उठाई हैं जो सबसे तकलीफ दे सवाल के लिए? जो सबसे तकलीफ दे, अगर हाईवे की आप बात करोगे तो तकरीबन 200-250 लाशें मैंने हाईवे से एक्सीडेंट की जो है वो उठाकर सिविल हॉस्पिटल लेकर गया हूँ। लेकिन अगर टोटली आप बात करोगे, जैसे हैंगिंग का हो गया, बर्न का हो गया, पॉइजन का हो गया, या डूब कर मरने वाले हो गए, ऐसे बहुत सारे जो है, तो ये मैं तकरीबन बोलेंगे तो 1200 से आसपास
टोटल सभी मिला के 1200 डेड बॉडीज़ मैं वहाँ पर लेकर, और वहाँ पर जो कपड़ा प्लास्टिक वगैरह दिया जाता था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, हमारे पास से कपड़ा प्लास्टिक दिया, उसके भी हमने कोई चार्जेस नहीं लिए। और उसके अलावा हमने 2011 में एम्बुलेंस लाई थी, और वो एम्बुलेंस आज भी चल रही है, मालेगांव के अंदर ही चल रही है। हम पेट्रोल डीजल का उसके अंदर पैसा लेते हैं, पेट्रोल का पैसा लेते हैं, ड्राइवर को पैसा हमारे पास से देते हैं, और जो उसके अखराजात रहते हैं वो भी हमारी कमेटी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग करते हैं। दोस्तों, ये थे शफीक एंटी करप्शन आज मानव समाचार में। अब हम अगले ऐसे ही मालेगांव शहर में अगले किसी और शख्स को लाएंगे आपके सामने। जब तक के लिए मैं अलविदा चाहता हूँ। मैं अमजद यूसुफ, कैमरामैन समीर के साथ, शुक्रिया।